इंडियन इलेक्शन अब हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट और वॉर में पीएम मोदी ने इन्हें चेंज कर दिया है। हिंदुस्तान में मुस्लिम की तादाद है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं, अपने ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। इमरान खान साहब की पार्टी होती तो उनके पास घूमते। इंडिया के अंदर ऐसी कोई सोच है कि पाकिस्तान के साथ खास तौर पर ट्रेड रिलेशंस को बेहतर किया जा सके? प्रधानमंत्री नवाज साहब के नौते पे वहां गए थे। आज हम बात करेंगे भारत के इलेक्शन पे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया मिस्टर सौरभ शुक्ला से। हमने ये पूछा है नरेंद्र मोदी जो बार बार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, इससे वो इलेक्शन के अंदर क्या रिजल्ट्स चाहते हैं। जितने बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी को हाईजैक कर लिया है। पाकिस्तान इंडिया के ट्रेड रिलेशन पर बात की है। आप ये इंटरव्यू देखिए। इंडियन इलेक्शन अब हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट और वॉर में पीएम मोदी ने इन्हें चेंज कर दिया है। जिस तरह रिसेंट स्पीचेस में घुसपैठिया कहा मुस्लिम्स को, और फिर कांग्रेस पे इल्जाम लगाया कि ये आपकी दौलत छीन कर मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो इंडिया के अंदर इस हवाले से क्या सोच पाई जाती है एक आम वोटर के अंदर? क्या वाकई ऐसा हो चुका है? जब सियासी स्पीचेस होती हैं तो हर तरह जो लीडर्स हैं और कई बार छीटाकशी के अंदर ऐसे बयान सामने आए हैं जो कि नहीं आने चाहिए। और उस पर इलेक्शन कमीशन, मैं आपको बताऊं तो इलेक्शन कमीशन इंडिया में है, वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता है। उसने सब पार्टीज को नोटिस भी दिया है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कई आला नेताओं को नोटिस भी मिला है और उनको ये वार्निंग मिली है कि आप इस तरह की तकरीरें ना करें। तो ये जो चीजें हैं ये होती रहती है, पर मुझे लगता है कि इस नोटिस के बार बार ये जो, अगर आप कहना है कि आपके इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस भेजा पार्टीज को, इसके बावजूद जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी, वो बार बार अपनी स्पीचेस में मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं। और नरेंद्र मोदी का जो 10 साल का टाइम रहा भी है उसमें हमने देखा है कि जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता रहा है। तो ये एक सियासी स्पीच तो अपनी जगह हुई, लेकिन इसको इंटरनेशनल मीडिया भी इसी तरीके से रिपोर्ट कर रहा है कि इसको हिंदू मुस्लिम वॉर बना दिया गया है। अगर नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो आने वाले 5 साल में फिर इसमें मजीद एक्सट्रीमिज्म आएगी। लिबरल इंडिया का जो एक ख्वाब था वो खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान में जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन की तादाद है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी जितने भी सर्वे इंडियन मुस्लिम्स के हुए हैं वो ये कहते हैं कि वो इंडिया में बहुत फ्रीडम के साथ रहते हैं। और अगर आप देखें कि चाहे ईद हो, आप प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उन्होंने भी मुस्लिम कम्युनिटी को आउटरीच किया है। और मुझे लगता नहीं कि अगर वो जीत के दोबारा आएंगे तो कोई ऐसा जो आप ये एक नजरिया बना रहे हैं कि बिल्कुल हिंदू मुस्लिम वॉर हो रहा है वो होगा। वेस्टर्न मीडिया का नजरिया अलग होता है, वो चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, हम सब पे उनका नजरिया एक अलग होता है, क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इश्यूज की वो नहीं हो पाती। आपके यहाँ भी कई हालात ऐसे होते हैं जिसका नजरिया जो है वेस्टर्न मीडिया का बड़ा एक बायस की तरफ रहता है। तो उसी तरह मुझे लगता है यहाँ भी हो रहा है। पर हाँ, कोई भी कम्युनिटी हो, वो एक इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और ये बड़ी बात है। इंडिया के लोग जो है वो सेक्युलर हैं और मुझे लगता नहीं कि वो किसी भी पार्टी या किसी लीडर को सपोर्ट करेंगे अगर वो कोई डिवीजन की तरफ बात करता है। पर मुझे लगता है कि एक बार इनकी अगर जब सरकार बनेगी, जो उम्मीद हो रही है, क्योंकि ये सब ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि वो तीसरी बार चुनाव चुन के आ सकते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि किसी कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेशन वो करके आगे और इलेक्शन में कामयाबी पा पाएंगे। ये मसाइल तो इंडिया के अंदर बहरहाल मौजूद हैं। जो कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं या दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके हवाले से बहरहाल मौजूद हैं। अगर वेस्टर्न मीडिया से किसी और तरह भी रिपोर्ट करता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन हम जो लोग यहाँ रहते हैं हम उन्हें देखते भी हैं और वो बहुत चीज़ें रिपोर्ट होती रहती हैं। एक बहुत लंबी तफसील है, लेकिन चूंकि हमें अभी फ़िलहाल इलेक्शन के हवाले से बात करनी है। इलेक्शन से पहले आपके पास एक इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैंडल आता है जिसमें जो आपकी रूलिंग पार्टी है उसे एक बिजनेस ग्रुप 6,000 करोड़ रुपए की फंडिंग देता है इंडियन रुपीस की। तो इलेक्शन किस तरह फ्री एंड फेयर हो सकता है? ये तो ऐसा लगता है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर खास तौर पे बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं, अपने ब्लैक मनी को वाइट करते हैं और अगले 5 साल में वो अपना रिटर्न लेंगे, प्रॉफिट लेंगे। इलेक्शन में बिल्कुल सही बात की। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है मेरे हिसाब से वो खाली बीजेपी को नहीं, सब पार्टीज को मिला है यहाँ पर। सबसे ज्यादा बीजेपी को मिले। चाहे आप देखिए पाकिस्तान में भी जब इलेक्शन होते हैं, सियासीदान को बिजनेस जो होती हैं कंपनीज हैं वो अपना वो देती हैं, जैसे कहते हैं कि चाहे वो डोनेशंस दें। अमेरिका में भी इलेक्शंस होते हैं तो उनके सपोर्टर्स होते हैं जो डोनेट करते हैं पार्टीज को। तो देखिए जो सियासी एक पूरा सियासतदान है और जो बिजनेस कम्युनिटी है उनका तो पुराना से एक रिश्ता रहा है। पर हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो इस तरह के बॉन्ड्स है ये मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए थे।
इसके लिए अच्छा है हमारे सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया है उसने बड़ी अच्छी एक कारगर जिसे कहते हैं एक कार्रवाई की और इसकी ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं। मुझे लगता है कि इस कार्रवाई से आगे जो है ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि ये एक बड़ा एक जो पॉलिटिक्स और बिजनेस का रिश्ता है वो किसी भी देश में आप देखें वो बड़ा क्लोज रहता है। हाँ, ये बात और है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसका इसका फायदा होता है, चाहे पाकिस्तान देखें आप, चाहे इंडिया में देखें, चाहे अमेरिका में देखें, ये सब के सब जिसे कहते हैं उसका एक वो होता है। पर हर डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी की बड़ी जरूरत है। आपकी सुप्रीम कोर्ट को इसमें जंप इन करना पड़ रहा है तो इट मींस कि इसमें इस दाल में कुछ काला तो है ना। और हमने ओवर द टाइम पिछले एक डेकेड में देखा है कि जितने बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं वो एक खास पार्टी बीजेपी और खास शख्स पीएम मोदी के इर्द गिर्द घूमते हैं। जो बिजनेस कम्युनिटी होती है चाहे कोई पावर में हो उनके आसपास घूमते हैं। पहले जब कांग्रेस पावर में थी तो उनके आसपास घूमते थे, जब वो बीजेपी पावर में आ गई तो उनके आसपास घूमते हैं। आपके यहाँ अगर आप देखें कि पीपीपी अगर पावर में होती है तो उनके पास घूमते हैं, पीएमएल होती है तो उनके पास घूमते हैं, इमरान खान साहब की पार्टी होती है तो उनके पास घूमते हैं। तो बिजनेसमैन का एक इंटरेस्ट होता है कि अपना कैसे अपना जो इंटरेस्ट है उसको आगे रखें और उसी के चलते वो चलता है। तो सही बात है, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है और यही बात है कि कोर्ट्स जो हैं उनका एक मेजर रोल है, जुडिशरी का अच्छा रोल है टू मेक श्योर कि ट्रांसपेरेंसी वापस आए। और मुझे तो लगता है कि एक जो फंडिंग होनी चाहिए, हर पार्टी को बराबर फंडिंग मिले, वो एक किसी तरह से अगर रूल आए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मुझे मिस्टर सौरभ ये बताइएगा कि हमने देखा कि ओवर द टाइम इंडिया में खास तौर पे जब बीजेपी इलेक्शन लड़ने जाती है तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को किसी न किसी तरह सेल करने की कोशिश की जाती है। अभी भी जो रिसेंट स्पीचेस की हैं आपके पीएम मोदी ने, उसमें भी ये चीज़ नज़र आई है। हमारे यहाँ ट्रेड विद इंडिया की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है कि अब ये जो ताल्लुकात हैं ये नॉर्मल होने चाहिए। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर नरेंद्र मोदी जीत जाएं या ना भी जीतें तो इंडिया के अंदर ऐसी कोई सोच है कि पाकिस्तान के साथ खास तौर पर ट्रेड रिलेशंस को बेहतर किया जा सके? बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात की। देखिए, ट्रेड रिलेशंस पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ होने में पाकिस्तान के अवाम का फायदा है, पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी का फायदा है और दोनों देश के लोगों को, क्योंकि देखिए कई चीजें ऐसी हैं पाकिस्तान के लोग आपके शान के मसाले हैं वो इंडियंस बड़े कंज्यूम करते हैं। आप हमारे यहाँ की बड़ी सारी चीजें बासमती राइस हो चाहे कई सी चीजें ऐसे आप लोग खाते हैं और वो थर्ड कंट्रीज के थ्रू आ रही है, दुबई के थ्रू आ रहे हैं। हमारे लोग कीनू जो हैं आपके बड़े अच्छे हैं लाहौर के, मैंने तो कई बार मैं जब गया तो जूस पिया, वो बड़ा अच्छा था। इंडिया की कई सारी चीजें हैं जो आपके यहाँ आएंगी। तो मुझे लगता है ट्रेड रिलेशन बहुत जरूरी है। पर एक चीज है कि जो ट्रेड रिलेशंस, और अगर प्रधानमंत्री अगर मोदी देखिए वो नवाज साहब के नौते पे वहां गए थे, उसके बाद कुछ ऐसे दहशतगर्दी के मामले हुए कि इंडिया ने फिर अपना एक कड़ा रुख अख्तियार किया। आज भी अगर मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान से एश्योरेंस आए कि नहीं सरकार वो करे, जब प्रधानमंत्री मोदी या जो भी प्रधानमंत्री भारत में आएगा, भारत के साथ एक अच्छे ये दोनों तरफ से होना चाहिए कायम करेंगे, तो मुझे लगता है भारत की तरफ से भी इसका वो आएगा। क्योंकि जो अवाम है, अवाम चाहे पाकिस्तान का हो हिंदुस्तान का हो, वो दोस्ती चाहता है, अमन चाहता है, वो एक ही तरह के नस्ल है, एक ही तरह के लोग हैं। और इसके अंदर जो है मुझे लगता है सियासतदानों को भी ये समझना चाहिए कि एक अवाम शांति पर, हाँ आपके यहाँ भी जो है यंग लोगों को इस बात पे खड़ा होना पड़ेगा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम दोस्ती चाहते हैं और अमन चाहते हैं, इसी में दोनों देश का फायदा है। भारत के अंदर की इंटेलिजेंसिया जो ब्रेन है वाका, वो तो नरेंद्र मोदी के इन 10 साल को उस तरह से नहीं देख रहा कि जिस तरह 2014 में वादे किए गए इकोनॉमी के हवाले से। तो वो क्या सोच रहे हैं खास तौर पर ये 2024 के इलेक्शन को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए इकोनॉमी का जहां तक वो है तो इकोनॉमी तो ग्लोबल इंडिकेटर्स बहुत अच्छे दर्शाते हैं। ये नहीं कह रहा कि कोई चीज नहीं है, चैलेंजेस हैं, हर देश को हैं चैलेंजेस, भारत में भी चैलेंजेस है, अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज है। और ये देखना है कि कैसे आप, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन पीपल को कैसे आप पूरा आप जैसे कहते हैं प्रोग्रेस के लिए लाएंगे, तो ये बड़ी चैलेंज है। पर मुझे लगता है कि 2014 से उनकी सपोर्ट बढ़ी है, एटलीस्ट अगर आप देखें अर्बन सेंटर्स हैं उसमें बढ़ी है। और ये देखना है कि मैं तो कहूंगा 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि वोटर्स ने कैसे वोट किया है। क्योंकि आपको भी पता है कि वोटर्स जो हैं हमारे यहाँ, चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, वो एक अपना जिसे कहते हैं वो स्मार्ट वोटर्स हैं, अपना बताते नहीं कि किसको वोट कर रहे हैं। और अभी तो ये लग रहा है
जितने भी पोल्स आ रहे हैं कि बीजेपी के पास एज है, इससे ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है, और मैं आपको बताऊं कि ये बीजेपी की जो आगे बढ़त है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ओवरऑल इमेज है उसकी वजह से है। लेकिन तो वोटर्स इसके बावजूद का अभी तक तो रुझान जो है, खासतौर से जो शहर है, सिटीज के वोटर्स हैं, वो उनके प्रति लग रहा है। बाकी 4 जून को पता चलेगा कि क्या आगे जो आप वोटर के रुझान की बात कर रहे हैं, अभी तक तो खैर एक फेज पूरा हो गया, दूसरे फेज में इलेक्शन चल रहे हैं और ये आई गेस 6-7 फेजेस हैं। तो अब दो फेज हो चुके हैं, अभी 2 फेज हो चुके हैं, 2 फेज हो चुके हैं। इसमें जो यूथ उस तरह से, जो यूथ का वोटर है, जो नौजवान है, वो उस तरह रिलेट नहीं कर पा रहा। रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि टर्नआउट कम रह रहा है। तो देखिए यूथ जो है, मैं आपको बताऊं, यूथ जो है ना, यंग वोटर्स जो है, वो एक प्रोग्रेसिव वोटर्स है और उसका एक अलग सोच है। पर उसमें भी जो यूथ वोटर्स हैं सिटी में, उनका अलग वो है। और देखिए, आप अगर देखें, आप यूथ वोटर्स जो हैं उनका तो अलग अलग रुझान होता है। चाहे आप देखें, चाहे वो इजराइल हमास का जो वॉर हो रहा है, उसमें यूथ की अलग एक राय है। तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से वो है। साउथ इंडिया में जो है यंग जो वोटर्स हैं, उनका रुझान ऑपोजिशन की तरफ ज्यादा है। जो नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर ज्यादा बीजेपी पे है। तो हर एरिया, जैसे आपके यहाँ सिंध में अलग पार्टी को सपोर्ट मिलता है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग सपोर्ट मिलता है, या अगर आप देखें लेकिन हमारे पॉलिटिकल डायनामिक्स को इसी तरह 2000 इंडिया में भी मेरी रिक्वेस्ट सुनिए कि 2018 के बाद से हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो को, जो नौजवान वोटर है, यूथ जो है, उसने बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है ओवर द टाइम ऑफ 6 इयर्स। तो इस तरह अब लगता है कि शायद इंडिया का नौजवान वो मौजूदा सेटअप से नाराज है या वो उससे नाउमीद है, जो उस तरह वोट नहीं दे रहा, वो बोरिंग समझ रहा है। अभी ऐसा कुछ नहीं आ रहा मेरे हिसाब से। नहीं, मैंने कई यंग लोगों से बात की है, हमारी टीम कई यंग लोग से बात कर रही है, तो ऐसा जो चीज है ये सामने कुछ नहीं आ रहा है कि कोई नाराज है, क्योंकि वो अगर होता तो वो सेंटिमेंट्स पहले आगे आते। ये अभी मुझे नहीं लग रहा। पाकिस्तान के अवाम को बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो यंग लोग हैं वो बिल्कुल चेंज मेकर्स हो सकते हैं। उनको जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करना है, और ये बात बिल्कुल आगे करनी है कि कैसे हम एक साथ मिलकर ज्यादा पीसफुल और अमन और शांति से रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर सौरभ शुक्ला हमारे साथ मौजूद थे, एडिटर इन चीफ द न्यूज़ मोबाइल और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमें ज्वाइन किया हुआ उन्होंने। और इंडिया के इलेक्शन के हवाले से एक अच्छी चीज़ ये है कि उनके यहाँ भी ये सोच पाई जाती है कि यूथ दोनों तरफ से एक चेंज मेकर हो सकती है, पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी। तो ये चाहते हैं कि ट्रेड टाइज भी नॉर्मल हों, दोनों ममालिक के अवाम का एक दूसरे के यहाँ आना जाना हो और यहाँ जमहूरियत दोनों तरफ मजबूत हो और असल जमहूरियत। इंडिया के इलेक्शन पर आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।